हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था बीए तृतीय वर्ष इतिहास का तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति का इतिहास। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व में आ चुके हैं, यानी कि पिछले पेपर में, पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष में जो भी पेपर हुआ था वहाँ पर वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए मैंने बताया ऑनलाइन स्टडी बाय दिसंबर पे आप जाइए, वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इस टाइम मैं आपको थर्ड पेपर करा रहा हूँ, यानी कि तृतीय प्रश्न पत्र करा रहा हूँ। प्रथम मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसके बाद सेकंड वाला कर लेंगे। तो 65 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, तो 66 नंबर से हम लोग को करना है। टोडरमल, आपने नाम सुना होगा, मुग़ल दरबार में अकबर के शासनकाल में अक्सर इनका नाम आता है। तो टोडरमल कौन था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। राजा टोडरमल मुग़ल काल में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, यानी कि जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से एक कौन था, टोडरमल। टोडरमल खत्री जाति के थे और उनका वास्तविक नाम अल्ल टंडन था। वास्तविक नाम क्या था, अल्ल टंडन। राजा टोडरमल का जन्म अवध प्रांत के सीतापुर जिले में हुआ था। इस समय सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश का एक प्रांत है, वहीं पर हुआ था। ये अकबर के दरबार में 4000 के मनसबदार थे। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री भी कहा जाता है। उन्होंने अकबर के मुग़ल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली की नई व्यवस्था कर दी थी, यानी कि मुग़ल काल में जब अकबर का शासनकाल था तो ये जो टोडरमल था उसमें वित्त मंत्री था। राजस्व की नई विधि इसने खोज निकाली थी कि राजस्व कैसे वसूल किया जाए जनता से। ओके, तो ये मुग़ल साम्राज्य का राजस्व प्रणाली की नई व्यवस्था स्थापित करने वाला वित्त मंत्री था। बस आपको इतना लिख देना है, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने आपको रैयतवाड़ी पढ़ाया था, अब यहाँ देखिए आ गया महालवाड़ी। तो मैंने बताया था रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब आपको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगा जब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊँगा। तभी यहाँ तो 2 नंबर में आपको लिखना है महालवाड़ी क्या है। तो महाल का अर्थ है गाँव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता था। मतलब रैयतवाड़ी में मैंने आपको बताया था कि जो राजस्व देता था वो सीधे रैयत कंपनी को देता था। मतलब कंपनी सीधे रैयत से यानी किसान से टैक्स वसूलती थी, बीच में कोई जमींदार, कोई मुखिया, कोई कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसमें कंपनी डायरेक्ट किसान से टैक्स नहीं लेती थी। कंपनी क्या करती थी, गांव के जो मुखिया होते थे उन पे पूरी जिम्मेदारी सौंप देते थे कि आपको पूरे गांव का टैक्स वसूल करके हमको देना है। महाल का अर्थ क्या होता है, गांव। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया को सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। महालवाड़ी का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने यानी हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसने सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कानूनी रूप से लागू किया। इसे सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कानूनी रूप से लागू किया गया। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश जिसको आज हम बोलते हैं, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, और पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की कुल भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। तो महालवाड़ी में कितने प्रतिशत भूमि सम्मिलित था, 30%। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें 51%। और जो बचा, अब कितना बचा ये आप अनुमान लगा सकते हैं, जो भी बचा वो सब क्या था, यानी लगभग 19% बचा, वो था स्थायी बंदोबस्त। तो बस इतना लिखना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कौन थे, 68 नंबर का प्रश्न है। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु थे एवं विचारक थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। मतलब इनको ये विश्वास था पूर्ण कि भाई ईश्वर को हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बताया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। बस इतना लिखना है।
एक यहाँ पर आता है प्रश्न अलीगढ़ आंदोलन। तो मैंने अभी आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था वहाबी आंदोलन, अब यहाँ अलीगढ़ आंदोलन आ गया। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा इत्यादि के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में असरदार आंदोलन रहा। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करना था, ब्रिटिश सरकार से संबंध सुधारना था तथा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। सर सैयद अहमद खां का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तान की दो आँखें हैं। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जो था बेसिकली इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का, यानी इस्लाम के लोगों का आधुनिकीकरण करना था, मतलब उनको आधुनिक शिक्षा प्राप्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। आधुनिक शिक्षा का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा। तो यानी कि ये जो अलीगढ़ आंदोलन था ये अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। फिर यहाँ आपको अगला जो प्रश्न है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्या है? सिस्टम है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं और उसके स्थान पर आधुनिक, अधिक सरल, अधिक उत्पादक तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पहले बैल से मतलब कृषि करते थे, अब आप ट्रैक्टर ले आए और तरह तरह के औजार ले आए, यंत्र ले आए, उससे खेती होने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके क्षेत्र का, आपके देश का आधुनिकीकरण हो गया या औद्योगिकरण हो गया। इसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना, मनुष्यों के श्रम की जगह मशीनों पर निर्भर करना और कम से कम मेहनत में जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है। इसके माध्यम से मनुष्यों की मशीन पर निर्भरता बढ़ती है और प्रकृति पर मनुष्यों के नियंत्रण में वृद्धि होती है, यानी कि प्रकृति पर मनुष्य का जो नियंत्रण है वो बढ़ जाता है और मनुष्य अब खुद श्रम नहीं करता है, मशीनों से श्रम करवाता है। तो यही चीज़ें क्या है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कल कारखानों तक ही सीमित रहती है, बल्कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मशीनों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि जो मतलब उद्योग लग गए या फिर कल कारखाने लग गए तो यही औद्योगिकरण है। ये तो है ही, साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? विकास करना, विकसित हो जाना। तो ये मैंने 5 प्रश्न आज के इस वीडियो में भी लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो PDF है ये हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, अभी नहीं, जब ये आपका पूरा वेरी शॉर्ट वाला हो जाएगा तो एक ही PDF आपको दूँगा और ये आपको मतलब 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा, यानी कि 20 तारीख से पहले मैं कोशिश करूँगा आपको PDF दिला दूँ।